नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। रिक्वेस्ट भी है आपसे, आग्रह भी है कि वार्तिक टीवी का ये जो हमारा प्रयास है इसको एक तरह से सराहने के लिए भी और आप तक हमारे प्रोग्राम पहुंच जाएं, इसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। साथ ही हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोगों तक हमारे जो वीडियोज हैं वो पहुँच सकें और एक जो नैरेटिव है राष्ट्र हित में ये बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो आज के प्रोग्राम में हम दो मामलों में बात करेंगे। दोनों ही मामले देश की एक तरह की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं। पहला मामला है जिसमें कंधार हाईजैक को लेकर जो नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज बनाई गई है, इसमें जो नाम दिखाए गए हैं वो नाम हिंदू नाम है, जिसको लेकर बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया है पूरे देश में। सोशल मीडिया पर इसको लेकर इस नेटफ्लिक्स का बहिष्कार करने तक की बातें चल रही हैं और इन सब खबरों को लेकर, इन सब स्पंदन को लेकर सरकार ने एक्शन लिया। सरकार एक्शन मोड में आई है। किस तरह का एक्शन हुआ है आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे। और दूसरा, ओखला से, नई दिल्ली ओखला से जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनको आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये ओखला क्या जगह है और अमानतुल्लाह खान का क्या पूरा का पूरा मामला है, ये आज हम बात करेंगे। तो दो मामले हैं, लेकिन दोनों मामलों को शुरू करने से पहले एक मामला ये है, देश में एक बहुत ही संवेदनशील मामला चल रहा है, बहुत ही जिसको कहते हैं सेंसिटिव इशू है। और एक तरफ से नैरेटिव आ रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने की थी और उसी वजह से हमारे देश में जो जातिगत विभेद है बहुत बढ़ गया है। तो जातिगत जनगणना को लेकर बहुत सारे नेता, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी अलायंस जो है वो आगे खड़े हुए हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं इस सारे मामले को। लेकिन आरएसएस ने अपनी जो बैठक है उसके बाद इस इश्यू को एड्रेस किया है, बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया है जो भी इस वक्त चल रहे हैं देश में। आरएसएस के जो प्रचार प्रमुख हैं, ये प्रतिनिधि सभा हर साल होती है आरएसएस की, प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की कार्यवाही के बाद में जो आरएसएस के प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर, उन्होंने प्रेस से बातचीत की, मीडिया वालों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना जो है वो पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए, चुनाव के लिए नहीं होनी चाहिए। बाकी जो काम है, सामाजिक जो काम है, तो सामाजिक कामों में ये भी बात है कि मान लीजिए किसी जाति में वाकई पिछड़ापन ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कुछ सोशल स्कीम्स हैं वो लागू की जानी चाहिए, वो उस तरह की बात उन्होंने की। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के ऊपर भी बातचीत की और सीएए के ऊपर भी बातचीत की और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी बातचीत की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका कहना था कि अब जनता के बीच में है, उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है और पब्लिक डोमेन में है। तो सुनील आम्बेकर ने बयान दिया। इसके ऊपर कांग्रेस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी, तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस जातिगत जनगणना के विरोध में आ गया है। ये अब एक कॉन्फ्लिक्ट है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब चूंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने मुद्दा छेड़ा था और कांग्रेस को यह लगता है कि इस चुनाव में जो सफलता कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को मिली है और बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और एनडीए की सीटें कम हुई हैं, तो इसका मतलब यह है कि जातिगत जनगणना जो है वो एक ऐसी नब्ज है, ऐसी नस है जिससे इंडिया अलायंस को, खासतौर पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस आज़ादी के तुरंत बाद से अंग्रेजों की उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ी जो परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन यह बात जरूर है कि जिन जातियों की बात कांग्रेस करती है उन जातियों के तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के हेड हैं, तो कांग्रेस बातें तो करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस से बात किसने निकाला? ये जो जातिगत जनगणना के प्रलोभन में आए हुए लोग हैं ये पूछते नहीं हैं। तो ये जरूर है, ये देखने वाली बात जरूर है। और आम आदमी पार्टी भी जो है वो भी आप देख लीजिए, कौन कौन है आम आदमी पार्टी के हेड। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। तो ये लोग कौन है फिर? आतिशी मार लेना। तो ये जो जातिगत जनगणना की
वकालत कर रहे हैं। ममता बनर्जी कौन है? और ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहती हैं? अभिषेक बनर्जी। तो ये देखने वाली बात जरूर है, ये चश्मा किसके चढ़ाया जा रहा है, और ये चश्मा हमारे यहाँ की जो भोली जनता है वो किस तरह से ओढ़ लेती, पहन लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, और देश हित से जुड़े हुए जो मसले हैं उसके ऊपर आरएसएस प्रतिनिधि सभा में बातचीत करता है, ये परंपरा है। बहरहाल आज के जो दो प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज चल रही है IC-814। ये 1999 के कंधार हाईजैक से जुड़ी हुई नेटफ्लिक्स की सीरीज है, जो सत्य घटना के ऊपर आधारित है। और हम आप जानते हैं कि ये जो घटना थी ये आतंकियों ने अंजाम दी थी। कुछ आतंकी जो हमारे देश की जेलों में बंद थे, उनको छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल किया गया था, और इसमें ISI भी इन्वॉल्व थी, और बाकी जो तालिबानी संगठन हैं वो भी इन्वॉल्व थे। भारतीय जो आतंकी संगठन हैं, यहाँ के जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। तो कंधार हाईजैक हुआ, और इस हाईजैक में हमारा जो एक विमान था उसको किडनैप किया गया, हाईजैक किया गया। इसके ऊपर, इस घटना के ऊपर जो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनी है, इसमें जो आतंकियों के नाम हैं वो हिंदू नाम हैं। इसको लेकर देश भर में रोष है, कड़ी प्रतिक्रिया है। जबकि मैटर ऑफ फैक्ट यह है कि विमान को हाईजैक करने वाले जो आतंकी थे, उनका नाम, उनके जो नाम हैं, इनमें इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे। ये नाम है आतंकियों के। लेकिन वेब सीरीज में उनके नाम बदल दिए गए, और इन आतंकियों के नाम कर दिए हैं भोला और शंकर जैसे नाम रखे। ये ऐसा नहीं कि ये बॉलीवुड की कोई आज नई परंपरा है, ये पुरानी परंपरा है। मदर इंडिया फिल्म में आपने देखा होगा, वो जो बलात्कारी, वो कहता है भगवान की पूजा करके, और वो बलात्कार के लिए जाता है नरगिस के साथ। ये पुरानी परंपरा है। हम आपको 20 नाम गिना सकते हैं इस तरह के, जो इस तरह की कहानियां आपके सामने लेकर आई हुई बातें हैं। और कुछ कंटेंट बनाने वाले जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ये उनका बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि को शो करता है। इसमें सनातन को बदनाम करना, भारतीय परंपरा को बदनाम करना, ये उनका एजेंडे में शामिल है। आप हम सब ने देखी थी एक फायर फिल्म जो लेस्बियंस के ऊपर थी, दो महिलाएं आपस में, और बेसिकली ये एक नॉवल थी जिसका नाम था बेगम जान ए और रब्बो। उपन्यास का नाम था बेगम जान और रब्बो। इस उपन्यास में दो मुस्लिम औरतों की कहानी है, बेगम जान है और एक रब्बो है। लेकिन फायर फिल्म बनाकर ये जो बॉलीवुडियन हैं, इन्होंने नाम चेंज किया और नाम रख दिया राधा और सीता। बेगम जान और रब्बो की बजाय कर दिया राधा और सीता। ये इस तरह के बहुत सारे केसेज आपको मिलेंगे। मतलब कई फिल्में आप देख सकते हैं, शोले में देख सकते हैं, जो भी फिल्मों में इस तरह के यूज़ होते हैं। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन जैसे जो बड़े एक्टर हैं उन तक को इस्तेमाल कर लिया गया। फिल्म दीवार थी, आप हम सब जानते हैं, और दीवार में अमिताभ बच्चन जो है वो 786 का बल्ला तो बांधता है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर शिकायत करता है। तो ये इस तरह का यहाँ हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम हमेशा ही चलती रहेगी शायद। लेकिन सरकार की नज़र अभी तो गई है, और नज़र ऐसी गई है कि शायद नेटफ्लिक्स को दिक्कत आ जाए। सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स की जो इंडिया हेड है मोनिका शेरगिल, उसको नोटिस भेजा है, और कल उनको हाजिर होने के लिए कहा है कि ये जो कंटेंट में छेड़छाड़ हुई है इसको लेकर आप आएँ, बताएं हमको कि क्या किया है। और ये जो वेब सीरीज़ है, इसके अलावा और बहुत सारा कंटेंट इस वक्त मौजूद है जिसमें इसी तरह की कहानियाँ लपेट कर कही जाती हैं। जो बलात्कारी है वो भगवान का पुजारी बताया जाता है। आपने कभी मौलाना या क्रिश्चियन पादरी को नहीं देखा होगा,
इनको हमारे पंडित मिलते हैं, हमारे जो अमरीश पुरी को बता दिया, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, वो बड़ा धार्मिक सा और पुजारी टाइप बना दिया, संत बना देते हैं, संतों को फिर बलात्कारी दिखाते हैं, रैकेट चलाने वाले माफिया दिखाते हैं, जबकि मदरसों में और मस्जिदों में नित नई कहानियाँ आ रही हैं, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है। यही नहीं, पाकिस्तान में हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर देख लीजिए, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान में एक फिल्म जरूर बनी थी, बोल। हालांकि पाकिस्तान में बहुत कम फिल्में बनती हैं और ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं, वहाँ मौला जट्ट टाइप की फिल्में बनती हैं, तो वो फाइटिंग वाइटिंग के इस तरह के बहुत ही घटिया फिल्में बनाते हैं। लेकिन बहुत वर्षों पहले एक बोल फिल्म आई थी पाकिस्तान में, और बोल थी एक ऐसी कहानी जिसमें पाकिस्तान की और ख़ासतौर पर मुस्लिम सोसाइटी की पूरी जो संरचना है उसके तार बेतार हुए थे। लेकिन बोल जैसे डायरेक्टर्स को पाकिस्तान में तो खैर जगह मिलने का सवाल ही नहीं, लेकिन भारत में भी लाकर उनको कोई फिल्म बनवाई नहीं गई, जबकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। तो बहरहाल 1999 के कंधार हाईजैक पर ये जो सीरीज बनी है, इसको लेकर विवाद हो गया है, और इसमें अब मोनिका शेरगिल को बताना पड़ेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, और इसके पीछे वामपंथी एजेंडा की बात जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, तो ये कितना सच है। अब यदि हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि जो अनुभव सिन्हा हैं, जो इस नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का। और ये जो घटना थी, मैं बहुत सारे लोग तो उस वक्त थे, जो लोग नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है। 24 दिसंबर 1999 की ये घटना थी, जिसमें 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था हमारा IC 814, उसको काठमांडू के एयरपोर्ट से हाईजैक किया था। तो नई दिल्ली से ये उड़ान भरा, और उड़ान भरते वक्त ही इसको हाईजैक किया गया। जैसे ही टेक ऑफ हुआ और इसको वहाँ लैंड कराया गया, चूँकि हम सब जानते हैं नेपाल में ISI का बहुत बड़ा अड्डा है, और वहाँ से इसको फिर कंधार ले जाया गया। और उस वक्त के जो मंत्री थे हमारे जसवंत सिंह, वो कंधार गए। अब कंधार में आतंकियों से इनसे बातचीत करके नेगोशिएट किया गया। उस वक्त मैंने एक इसके ऊपर कमेंट्री लिखी थी। मैं एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में था, नाम मैं बता सकता हूँ आपको, मैं दैनिक भास्कर में था। मैंने एक कमेंट्री लिखी थी इसमें, वही जसवंत वही कंधार। तो मारवाड़ के ही हैं जसवंत सिंह भी, जसवंत सिंह जसोल थे, वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तो ये जसवंत सिंह गए कंधार लेने, लेकिन एक जसवंत सिंह थे जो औरंगजेब के सेनापति होकर, औरंगजेब ने उनको बहुत तंग किया था, हम अभी पीछे दिनों बात भी कर चुके हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के संदर्भ में। तो जसवंत सिंह के साथ वीर दुर्गादास राठौड़ भी थे उस लड़ाई में। औरंगजेब ने कंधार में जो पठान रिबेलियन था, उसको कुचलने के लिए जसवंत सिंह को वहाँ ऐसी विषम परिस्थितियों में भेज दिया था, जहाँ की जसवंत सिंह की फिर बाद में औरंगजेब के ही लोगों ने हत्या भी कर दी थी। तो जसवंत सिंह की जो समाधि है वो अभी भी वहीं है कंधार में। तो हमने लिखा था कि एक जसवंत सिंह वहाँ लड़ने गए थे और दूसरे जसवंत सिंह समर्पण करने गए। तो ये उस वक्त का दौर था। तो इसमें जो आतंकी थे उनके नाम बदल दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो भगवा आतंक है, जो हिंदू आतंक है, उसको एक तरह से हवा देने की बात इस OTT सीरीज में लोगों को लग रही है, OTT प्लेटफॉर्म सीरीज में लग रही है। तो ये एक खबर हुई। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी दूसरी खबर की। ओखला से विधायक, नई दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को ED ने गिरफ्तार किया है, और ये मसला है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और जो भर्तियां हैं, फर्जी भर्ती करने का ये केस है। इस केस के बारे में हम बात करें इससे पहले ओखला की बात कर लेते हैं। ओखला वही एरिया है जहां के जामिया नगर में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, 2008 सितंबर की, इसी महीने 2008 की घटना थी, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी थे वो बाटला हाउस में छुपे हुए थे। ये जामिया नगर का इलाका है, और ये जो इलाका है, इस इलाके के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ से अमानतुल्लाह खान विधायक बने, तो इंडियन मुजाहिदीन का वहाँ अड्डा होना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि
दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, दिल्ली में एक तरफ ये अमानतुल्लाह खान टाइप के लोग हैं और दूसरी तरफ ये जो फ्री बीज वाले लोग हैं, जो जातिगत जनगणना भी चाहते हैं और आरक्षण वाला भी मामला है, और उनको हिंदू सनातन से भी विमुख किया जा रहा है। कन्वर्ट करने में भी कई मिशनरीज लगी हुई हैं, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी को इसका बहुत लाभ मिलता है। लेकिन ओखला एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अमानतुल्लाह खान का एक छत्रराज है। तो अब बात यहाँ ये है कि हम बाटला हाउस की बात लेने चाहें। बाटला हाउस में मोहनलाल, इंस्पेक्टर मोहनलाल शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकी उसमें ढेर हुए, सजा भी हुई। बहुत ही सफल ऑपरेशन था। लेकिन यही बाटला हाउस कांड के ऊपर कांग्रेस वालों ने आंसू बहाए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का वहाँ माहौल है। तो अमानतुल्लाह खान को आज सुबह ईडी ने गिरफ्तार किया, और ईडी की तरफ से यदि हम दलील की बात करें तो ईडी पहले भी इस मामले में जांच कर चुकी है, और ऐसा नहीं है कि अमानतुल्लाह खान पहले गिरफ्तार नहीं हो चुके हैं, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अमानतुल्लाह खान से कई बार कई राउंड में पूछताछ भी हो चुकी है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया मामला है। ईडी का मसला आप हम सब जानते हैं कि ईडी डायरेक्ट काम नहीं करती है, डायरेक्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। एसीडी की जांच में या किसी अन्य एजेंसी की जांच में जो कुछ मामले मिलते हैं तो उनसे फिर अपना केस बनाती है, फिर वो अपना एक नेट बनाती है और उसके आधार पर कार्रवाई करती है। तो आज इस कार्रवाई के तहत सोमवार सुबह 8:15 बजे ईडी अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया। विधायक ने धमकाया भी ईडी को, लेकिन ईडी के अफसरों ने कहा कि आप बाहर आइए, और फिर कोर्ट में पेश किया गया। जमानत के मामले में कोर्ट ने फैसला अभी रिजर्व रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ फैसला अभी जमानत के ऊपर सुरक्षित रखा हुआ है। और ये जो आरोप है ये है कि वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई और भर्तियों में भी घपले किए गए। ये विधायक के ऊपर आरोप है। यदि हम सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस ये है कि ये 2016 से केस चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है विधायक की तरफ से। और विधायक ने ये भी कहा कोर्ट में, और एक वीडियो भी शेयर किया है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है। उनका ये कहना है कि मुकदमा फर्जी है, और इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है असल में। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई बयान आए हैं। अमानतुल्लाह खान भी ये कह रहे हैं कि भाई आप आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इसलिए हमारे को सरकार तंग कर रही है। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। हर पॉलिटिकल स्काउंडल, हर राजनीतिक अपराधी इसी तरह के बयान देता है, इसी तरह धरने प्रदर्शन करा देता है, कोर्ट और पुलिस के ऊपर, कोर्ट या जांच एजेंसी के ऊपर प्रेशर कराता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, इससे कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन आप हम सबको जानकारी है कि ये जो शाहीन बाग वाला मामला था, शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान जैसे जो लोग थे, इनके ऊपर भी निगरानी थी। बाद में इनके घर पर छापेमारी भी हुई, हथियार भी बरामद हुए, और एक बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत पाक साफ मामला नहीं है। अमानतुल्लाह खान को सितंबर 2022 में एंटी करप्शन ने पूछताछ की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 जगह छापे मारे, 24 लाख रुपए कैश बरामद किया गया, बिना लाइसेंस की 2 पिस्टल बरामद की, कारतूस और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। इसके आधार पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था, और उनको बाद में कोर्ट ने जवाब पे छोड़ दिया। तो 2022 में गिरफ्तार हो चुके हैं, अब ईडी ने वापस गिरफ्तार किया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ओखला, शाहीन बाग, ये इस तरह के इलाके हैं। तो ये देश का माहौल इस तरह का चल रहा है, जहाँ इंडियन मुजाहिदीन का मतलब आप हम सब जानते हैं, जो इस्लाम के लड़ाके हैं, इस्लाम को फैलाने के लिए मुजाहिद। ये तालिबान भी अपने आप को मुजाहिद ही कहते हैं। पहले तालिबान से पहले वहाँ मुजाहिद ही थे, नाम बाद में तालिबान किया गया। तालिबान थोड़ा सॉफ्ट लगता है।
तालिबान का मतलब है इल्म सीखने वाले, शिक्षा लेने वाले। तालिब ए इल्म, तालिब यानी चाहने वाला, डिजायर करने वाला, और इल्म यानी शिक्षा। अब इल्म किस तरह का हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता। इल्म मारने की ट्रेनिंग को भी इल्म कहते हैं, मिलिशिया की ट्रेनिंग को भी इल्म ही कहते हैं। तो ये इस तरह का मसला है। और मुजाहिदीन का मतलब जो इस्लाम को फैलाए पूरी दुनिया में, जिहाद करे। ये जिहाद शब्द से बना हुआ शब्द है, असल में अरबिक शब्द है जिहाद, मुजाहिद। जिहाद को ले जाने वाला जो व्यक्ति होगा वो मुजाहिद कहा जाएगा, ये इसका मायने है। अब ये बात हमारे देश में समझ में काम आती है। तो अमानतुल्लाह खान को बचाने के लिए अल्पसंख्यक नाम लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी बहस हुई है। अल्पसंख्यकों को तंग किया जा रहा है, मामला पहुंच गया बुलडोजर वाले मामले में। अब इनको कोई पूछे कि बुलडोजर तो वहां चला है जहां सरकारी संपत्ति के ऊपर या अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई हुई है, सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आदेश देगा, किस तरह से फ्रेमवर्क बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सरकार का स्टैंड बहुत फर्म है। सरकार का कहना है कि जहां पर भी ऐसी कार्रवाई हुई है वो सभी बिल्डिंग्स, सभी जो इमारतें थी, सभी जो निर्माण थे वो अवैध कब्जाई हुई ज़मीनों पर थे, माफिया की तरह से, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देश में। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कराने वाले जो लोग हैं या इनके साथ देने वाले जो लोग आते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, यही मुजाहिदीन कोई नया शब्द नहीं है, इस्लाम के शुरुआती दिन से है मुजाहिदीन। यही मुजाहिदीन जब सिंध में, मुल्तान में, ईरान इराक वाले इलाके में जब जिहाद कर रहे थे, तब हमारे यहाँ जो बुद्ध धर्म था, ये सारे बौद्ध उनकी संगत में लगे हुए थे कि इन सनातनियों को ख़त्म करना है, बौद्ध धर्म को लाना है। पूरे इलाके से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है। अफगानिस्तान में बामियान, जहाँ बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, जो ऐतिहासिक प्रतिमाएं थी, उन तक को इन मुजाहिदीनों ने छोड़ा नहीं है। तो वो लोग इतिहास से सबक ले लें, जो लोग आज साथ लग रहे हैं, कि उस पूरे इलाके में जितने बुद्ध विहार थे, वैनसांग जैसे जो यात्री थे, जो फाइयान था, उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ लें कि बुद्ध विहारों का वहाँ क्या आलम था। सिंध में, मुल्तान में, आगे बलूचिस्तान में, ईरान इराक में और अफगानिस्तान में बुद्ध विहारों का क्या हुआ, उन बौद्ध मतावलंबियों का क्या हुआ। पाकिस्तान में यदि हम देखें, यदि आज, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम कन्वर्शन हुआ है बुद्ध धर्म से, ये स्थिति है। और बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है। एक भी बुद्ध धर्म का अनुयायी नहीं मिलेगा इस पूरे इलाके में। भारत, जिसको आज भारत कहते हैं, वहां तो फिर भी बुद्ध धर्म के अनुयायी बहुत सारे हैं, बहुत बौद्ध विहार यहाँ हमारे यहाँ पनप रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। लेकिन वहां से समाप्त हो गया, जहां वो मदद कर रहे थे इस्लाम की, जहां मुजाहिदीनों के साथ खड़े हुए थे। ये हिस्ट्री है और इतिहास से सबक लेना चाहिए। तो ये था आज का कार्यक्रम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।